आजकल इस सीजन में आपने महसूस किया होगा कि आपके अंदर एक तंद्रा यानी कि आलस सा बराबर बना रहता है, भूख भी आपकी बहुत कम हो गई है और सबसे जरूरी बात, ये जो आपका मन है ये उजड़ा उजड़ा सा रहता है, बड़ा उदास सा और हमेशा डले पड़े रहने का मन करता है। किसी काम में इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, दिन में भी रात में भी ऐसा लगता है कि बराबर सोए रहें। तो क्या आप इन सब का कारण जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आइए हम समझते हैं आयुर्वेद के नजरिए से और इसका सॉल्यूशन भी हम जानेंगे कि किस प्रकार से इन सब चीजों को बैलेंस किया जाता है। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हाँ, अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही जरूरी वीडियो है आपकी दिनचर्या के लिए। सभी को प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका फिट विद आयुर्वेदा पर। और होली के इस पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस पर्व पर यही कामना है कि आपका स्वास्थ्य उत्तम हो और आपकी चेतना विकास करे। ये जो चैत्र और वैशाख का महीना चल रहा है यानी कि मार्च अप्रैल जो है, आयुर्वेद अनुसार ये आदान काल के अंतर्गत आता है। आदान काल जहाँ पर मनुष्य का बल बहुत ही दुर्बल होने लगता है, यानी कि ऑटोमेटिक वातावरण के अनुकूल हमारा शरीर दुर्बल होने लगता है, क्योंकि ये अग्नेय काल कहलाता है जिसमें सूर्य का ताप बढ़ता है और ये जल की मात्रा शरीर से सोखता है, या कहें कि जो प्रकृति के प्राणी हैं या जीव हैं इन सभी के अंदर ये चीज दिखाई पड़ती है। शुष्क वातावरण बनाता है, ड्राई एयर चलती है और ये हमारे शरीर को सुखाता है जिससे हमारा शरीर दुर्बल बनता है। इस महीने के साथ साथ ऋतुराज वसंत भी प्रारंभ हो रहा है, यानी कि ऋतुओं का राजा वसंत, जिसमें प्रकृति अपना स्वयं का श्रृंगार करती है और अलग अलग नए नए फूल, पत्तियां, टहनियां, डालियां, यानी एक बार पुनः नवीनीकरण होता है इस प्रकृति का। और हिंदू परंपरा के अनुसार ये नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। लेकिन प्रकृति के इस उत्सव के साथ साथ ऋतु परिवर्तन के कारण हम प्राणियों में भी कुछ बदलाव आते हैं, जिससे हमें बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं। इसी के समाधान के बारे में आयुर्वेद ने ऋतुचर्या का वर्णन किया है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वसंत ऋतु के बारे में। यानी कि वसंत जो ये मार्च अप्रैल का महीना जो चलेगा, ये वसंत के अंतर्गत ही आता है और इसमें क्या क्या रोग हमें होते हैं और किस प्रकार से इनका समाधान करना चाहिए और किस प्रकार की दिनचर्या रखनी चाहिए ताकि वसंत में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चरक संहिता में महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि जो हेमंत यानी कि जो सर्दियों का मौसम था, उसमें कफ हमारे शरीर में संचित होता है, यानी कि इकट्ठा होता है। वहां पर कफ उस समय बलवान होता है और शरीर में बढ़ता भी है, साथ साथ एकत्रित होता है। जिस प्रकार से आप फ्रीजर में पानी रख दें तो बर्फ उसमें ठोस हो जाती है, यानी कि वो एकत्रित हो जाती है, और जैसे ही उसको हम फ्रिज से बाहर रखते हैं या थोड़ा सा भी टेम्परेचर उसमें बढ़ता है तो वो फिर वापस पिघल के पानी बन जाती है। ठीक ऐसे ही कफ सर्दियों में संचित होता है और जैसे ही सूर्य का ताप बढ़ने लगता है, यानी कि जब ये ऋतु परिवर्तन हो रहा है, फरवरी के बाद मार्च अप्रैल का जो महीना आया है, इसमें सूरज थोड़ा तेज हो गया है और जैसे ही ये सूरज का ताप बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो यही जो इकट्ठा कफ था सर्दियों में, अब ये हमारे शरीर में पिघलने लगता है और पिघल के बहुत सारे रोग करता है, जैसे कि सर्वप्रथम मंद अग्नि का रोग, यानी कि हमारी अग्नि को मंद कर देता है, हमारे जो डाइजेशन है उसको मंद कर देता है और जिसके कारण हमारी भूख प्यास इत्यादि सब बहुत कम हो जाती है। इसको कुछ आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जलती आग के ऊपर हमने बर्फ रख दी और धीरे धीरे जैसे वो बर्फ पिघल रही है उस आग को मंद कर रही है, यानी कि स्लो कर रही है। ठीक ऐसे ही पित्त हमारे शरीर में काफी एक्टिव होता है और जैसे ही ये कफ पिघलता है और इकट्ठा होता है आमाशय में, तो ये अग्नि यानी कि पाचन को डाउन कर देता है, जिससे आपकी भूख बहुत ही कम हो जाती है और साथ ही साथ पाचन बिगड़ जाता है, चीजें इजीली नहीं डाइजेस्ट होती हैं और पाचन में समस्या आती है। और कफ जनित बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे कि श्वास के रोग, खांसी जुकाम इत्यादि, ब्रीदिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, कफ जमना छाती के अंदर, इस तरह की समस्या होती है, बुखार इत्यादि हो जाते हैं, यानी कि जिसे ज्वर कहा जाता है आयुर्वेद में। और आलस और तंद्रा, यानी कि आपका सिर एकदम भारी भारी रहता है, आलस रहता है, कुछ करने का ज्यादा मन नहीं करता है, डले पड़े रहने का मन करता है, तो इस तरह की जो दिक्कत होती है ये वसंत ऋतु में आपको अक्सर दिखाई पड़ती है। कफ के बढ़ जाने से बहुत से स्किन के रोग भी होते हैं, यानी कि खाज खुजली की समस्याएं, सोराइसिस, एक्जिमा इत्यादि जैसी जो समस्याएं होती हैं ये कफ के कारण हो जाती है। तो आयुर्वेद इन सब रोगों से बचाव के क्या क्या उपाय हमें बतलाता है, आइए उसको समझते हैं। तो यहाँ पर विशेषकर दो चीजों का ध्यान रखा जाता है। एक तो जो कफ बढ़ाने वाली चीजें हैं उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए या बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। साथ साथ अपनी प्रकृति के अनुसार भी चलना चाहिए। जिनके शरीर में प्राकृतिक तौर से कफ बहुत ज्यादा है उनको ज्यादा इन सब दिनचर्या का पालन करना चाहिए। और जो अलग प्रकृति के हैं, जैसे वात प्रकृति के हैं या नेचुरली कफ इनके शरीर में बहुत अधिक नहीं बढ़ता है इस ऋतु में भी, तो मध्यम मार्ग से उनको इन सब दिनचर्या का पालन करना चाहिए और अपनी वायु का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जो कफ को बढ़ाएं उनका सेवन कम से कम करें और जो कफ को घटाएं उनका सेवन हमें यहाँ बढ़ा देना चाहिए, वो भी प्रकृति के अनुसार। जिनमें कफ अधिक बढ़ता है तो वो सेवन थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, जिनमें कम बढ़ता है वो कम कर सकते हैं।
तो जो कफ बढ़ाने वाला सबसे पहला स्वाद है वो है मीठा। तो मीठी चीजों का इसमें कम से कम सेवन करना चाहिए, या हो सके अधिक कफ बढ़ता हो शरीर में, बहुत ज्यादा छाती वाती जाम हो जाती हो, नजला बहुत ज्यादा हो जाता हो, तो मीठा का बहुत परहेज करना चाहिए। मीठी चीजों में जो प्राकृतिक तौर से बनी मीठी चीजें हैं, आर्टिफिशियल जितनी भी हैं, जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट, चीनी, मिश्री, ये सभी चीजें जो होती हैं, या गन्ने से बने पदार्थ जो होते हैं, ये सभी कफ वृद्धि करने वाले होते हैं। तो इनसे बच के रहना चाहिए। मिठाई इत्यादि जो होती हैं, इनसे भी हमें बच के रहना चाहिए। फिर कफ को बढ़ाने वाले जो दूसरा स्वाद है उसमें आता है खट्टा, यानी कि खट्टी चीजें आप अगर सेवन करते हैं तो आपकी शरीर में कफ बढ़ जाता है। खास करके जो इमली इत्यादि है, या खट्टे अचार हैं, इस तरह की नींबू इत्यादि जैसे, या खट्टे फल होते हैं, उन सभी का सेवन आपको इसमें वर्जित रखना चाहिए, या कम से कम सेवन करना चाहिए। बस एक आंवला एक ऐसी चीज है जिसमें आप इसका सेवन कर सकते हैं, वो भी शहद के साथ। फिर जो तीसरा टेस्ट है जो कफ बढ़ाने की क्षमता रखता है वो है नमक। नमक का भी विशेषकर अधिक नमक का सेवन करेंगे तो यहाँ पर कफ बढ़ जाता है, इसलिए अधिक नमकीन चीजों का सेवन इसमें नहीं करना चाहिए। फिर आता है स्निग्ध चीजें, यानी कि तेल युक्त चीजें या ऑयली चीजों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, इससे भी हमारे शरीर में कफ बढ़ता है। जो भी तली हुई चीजें होती हैं, पूड़ी पराठा, घी में पकी हुई चीजें हैं, ये सभी हमारे शरीर में कफ की वृद्धि करने वाली हैं, तो इस मौसम में इनसे परहेज रखना चाहिए। फिर वहीं जो गुरु आहार होते हैं, यानी कि भारी भोजन होते हैं, हमारे शरीर में कफ बढ़ाते हैं और अग्नि को और मंद कर देते हैं। एक तो पहले से ही कफ की वजह से आपकी अग्नि मंद है इस मौसम में, और गुरु आहार खाएंगे, भारी चीजें खाएंगे तो अग्नि को और कमजोर कर देगी। जैसे गुरु आहार के अंदर जितनी भी दूध के सामान होते हैं, यानी कि मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं, मीठी चीजें होती हैं, पनीर हो गई, दही हो गई, मक्खन, खोआ, इस तरह की जो चीजें होती हैं, रबड़ी इत्यादि जो होती हैं, ये शरीर में कफ को बढ़ा देंगी, और ये गुरु होती हैं, पाचन को और मंद कर देंगी। तो ये सभी चीजों से बहुत हद तक बच के रहना चाहिए, अपनी अपनी समस्या के अकॉर्डिंग। जैसे वात वाला है, अगर इसको वायु बहुत बढ़ी हुई है और कफ उतना शरीर में नहीं बढ़ता है, तो वो थोड़ा बहुत इन सब चीजों का सेवन कर सकता है ठीक मात्रा में। लेकिन जैसे ही उसे लगे कि वृद्धि हो रही है तो इन सब चीजों को फिर बैलेंस कर देना चाहिए। लेकिन अगर वही कफ वाला है, उसको शरीर में पहले से ही कफ बढ़ा हुआ है, या प्राकृतिक तौर पे वसंत ऋतु में उसके अंदर कफ बहुत अधिक हो जाता है, तो इन सभी चीजों को बहुत हद तक परहेज करना चाहिए और कम से कम सेवन करना चाहिए। फिर सेवन करने योग्य जो चीजें होती हैं जो कफ को घटाती हैं, उनमें सबसे पहला स्वाद है तीखा। तीखी चीजें जितनी भी होती हैं आपके किचन में जो यूज हो रहे हैं, मसाले होते हैं, जैसे काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, या पीपली हो गई, सौंठ हो गई, हींग हो गई, अजवाइन हो गई, इस तरह के जो मसाले होते हैं आपको यूज करने चाहिए अच्छी मात्रा में, जो कि शरीर से कफ को घटाने वाले होते हैं। फिर वहीं जो दूसरा स्वाद आता है वो है कड़वा। कड़वी चीजें भी कफ को घटाती हैं, जिसके अंदर नीम विशेष करके इनको सेवन करना चाहिए, और वसंत ऋतु में नीम का सेवन हर किसी को लगभग करना चाहिए, क्योंकि ये रक्त को शुद्ध करने वाला होता है। क्योंकि इस समय वसंत के कारण नए पत्ते नीम के आ रहे होते हैं, और उन पत्तों का सेवन हर किसी को इस मौसम में कर लेना चाहिए, खास करके हफ्ते दिन, वो भी काली मिर्च इत्यादि के साथ। जैसे कि 2-4 नीम के पत्ते और 1-2 काली मिर्च, ये मिला करके आप इसको सुबह सुबह खाली पेट चबा करके खाएं, और थोड़ा बहुत गुनगुना पानी पी लें ऊपर से। तो इस तरह से हफ्ते दिन अगर कोई कर ले तो रक्त में आई सभी विकृतियां जो होती हैं वो शुद्ध हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं, क्योंकि नीम के जो कोमल पत्ते होते हैं वो इस समय बहुत ही खाने योग्य होते हैं और हमारे शरीर का शोधन करने वाले होते हैं। तो कफ जिनके अंदर बढ़ा है, या रक्त में कोई विकार है, खाज खुजली है, स्किन प्रॉब्लम है, नीम के पत्तों का सेवन विशेषकर करना चाहिए। साथ ही इस मौसम में गिलोय का सेवन करना चाहिए, जो कि स्वाद में कड़वी भी होती है और कफ को कम करने वाली होती है, हमारी बॉडी से बैलेंस करने वाली होती है। बाकी सब्जी इत्यादि में जो करेला इत्यादि की सब्जी होती है, परवल वगैरह, मोरिंगा, सहजन, ये सब होता है, ये सभी कड़वी प्रकृति के हैं और इस मौसम में अच्छे से सेवन करने चाहिए। फिर ऐसे ही तीसरा जो रस आता है वो कषाय रस। कषाय रस का भी इसमें सेवन करना चाहिए, जैसे हरड़ इत्यादि या आंवला में भी कषायपन होता है, तो इनका सेवन इस मौसम में हम बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ये तीखा, कड़वा और कसैला विशेष करके इस मौसम में सेवन करें। पूरे साल कफ इत्यादि की समस्या या चर्म रोग इत्यादि जैसी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। नहाने इत्यादि के लिए भी आप इस मौसम में नीम के पानी का प्रयोग कर सकते हैं। पानी में नीम के पत्तों को उबालिए और उस पानी से स्नान कीजिए। इस मौसम में रूखी सूखी चीजें खाने से हमारे शरीर में कफ कम होता है और ये कफ को सुखाने वाली हैं। जैसे भुने हुए जो चने होते हैं, ये प्रकृति में रुक्ष होते हैं, ड्राई होते हैं, तो इनका सेवन अगर आप करते हैं इस मौसम में तो ये कफ को सुखाने वाले होते हैं। ऐसे ही बिना तेल के भुनी और सेकी हुई चीजें, मूंगफली इत्यादि जो हैं, इस मौसम में सेवन करना चाहिए, इससे भी कफ शांत रहता है। अन्न इत्यादि की बात करें तो बेसिकली पूरे भारत में गेहूं का ही चलन ज्यादा है, तो गेहूं और जौ जैसे अनाज इसमें ले सकते हैं, लेकिन नए नहीं। जो अभी खेत से कट के आए गेहूं है तुरंत इसी साल वाले, वो नहीं लेने हैं आपको। पिछले साल यानी कि 1 साल से जो रखा हुआ अन्न है, पिछले साल जो उगा था, खेत से कट के आया था, वो बहुत ही लघु हो जाते हैं पचने में। तो जौ जैसे अनाज, गेहूं जैसे अनाज आप इसमें सेवन कर सकते हैं। खास करके जौ कफ का नाश करने वाला होता है और कफ की एक्सेस वृद्धि होने से ये रोकता है।
क्योंकि कफ की वृद्धि जब होती है शरीर में तो मोटापा इत्यादि बढ़ जाता है, इसलिए जौ का विशेष करके सेवन करना चाहिए। कफ का नाश करने के लिए आयुर्वेद में जो सर्वोत्तम चीज है वो है शहद यानी कि हनी। हनी का विशेष करके इस मौसम में सेवन करना चाहिए। खास करके आप हनी वाटर यानी कि शहद वाला जो पानी है वो पी सकते हैं। सुबह और शाम जो खाली पेट है आपको 1 गिलास पानी के अंदर यानी कि 300-400 ml पानी के अंदर आपको 1 चम्मच शहद मिलाना है और उसका सेवन करना है। हमेशा याद रखें कि शहद को नॉर्मल जल में ही प्रयोग करें। उष्ण जल में शहद का प्रयोग हमारे लिए पॉइजन का यानी कि जहर का काम करता है। इस मौसम में विशेषकर गुनगुने जल का ही सेवन करना चाहिए, ना कि ठंडा या शीतल जल का प्रयोग करें। उससे हमारे शरीर में कफ बढ़ जाता है, इसलिए गुनगुने जल का सेवन करें जो कि कफ को शांत रखता है और अग्नि को बढ़ाता है, हमारे पाचन को अच्छा करता है। और भोजन कर लेने के बाद खास करके आधा गिलास थोड़ा तेज गुनगुना जल या आधा कप 100 से 200 ml पानी जो तेज गुनगुना होता है उसका सेवन करना चाहिए, ताकि ये हमारे पाचन को और इम्प्रूव कर देता है। भोजन इत्यादि कर लेने के बाद अगर संभव हो तो छाछ का सेवन करना चाहिए या लस्सी जिसको कहा जाता है। उसके अंदर विशेष करके हींग इत्यादि या अजवाइन इत्यादि जैसे मसाले मिला लेने चाहिए, ताकि ये हमारे पाचन को और इम्प्रूव करे और कफ का नाश करने वाला है। अब बात कर लेते हैं कुछ एक्टिविटीज की। तो विशेषकर कफ को कम करने के लिए इस मौसम में व्यायाम बहुत उत्तम है। जो व्यायाम है कफ को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, तो अपने पूरे सामर्थ्य अनुसार इस मौसम में आपको व्यायाम जरूर करना चाहिए। और जो आपके शरीर में ये कफ की वृद्धि से आलस है, एकदम लेटे पड़े रहने का मन करता है, कुछ काम करने में मन नहीं लगता, ये व्यायाम से काफी हद तक दूर हो जाएगा। आपके शरीर में स्फूर्ति और स्ट्रेंथ आ जाएगी और आपका मन हर किसी काम में अच्छे से लगेगा। साथ ही साथ कफ की वृद्धि होने से जो मोटापा इत्यादि हो जाता है, मोटापे की बीमारी हो जाती है, या शरीर में वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या खास करके क्या होता है कि पेट के आसपास की चर्बी, अक्सर जो लोग दुबले पतले भी होते हैं उनके पेट के आसपास की चर्बी बढ़ जाती है बैठे बैठे या कफ की वजह से, तो उन सभी को व्यायाम कम करने वाला है। इस मौसम में उद्वर्तन का विधान है, यानी कि मालिश जो है सर्दियों के मौसम में विधान है, और इस मौसम में उद्वर्तन यानी कि उबटन लगाने। परंतु जो वात वाले हैं अगर अधिक उद्वर्तन करते हैं या शरीर में नेचुरली कफ ज्यादा नहीं बढ़ता है तो उनको ऑयलिंग ही करनी चाहिए, यानी कि तेल की ही मालिश करनी चाहिए। हो सके तो रोज ना करें, बीच बीच में कर लें, और कभी कभी उद्वर्तन भी कर लेना चाहिए। इस तरह से समझ करके अपनी प्रकृति अनुसार भी दिनचर्या का या कहीं की ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। जौ, चना इत्यादि जैसे आटे के उबटन जो होते हैं, या कहीं की सरसों को पीस करके उसमें हल्दी इत्यादि मिला करके जो उबटन लगाए जाते हैं, ये हमारे शरीर से फैट को कम करने वाले हैं। अगर आप अपना फैट बैठे बिठाए कम करना चाहते हैं तो उद्वर्तन इसके लिए बहुत ही अच्छा है। हालांकि बैठे बिठाए एकदम से तो कम नहीं होगा, थोड़ा फिजिकली भी वर्क करें और ऊपर से उद्वर्तन करें। जिस भी एरिया से आप फैट को कम करना चाहते हैं बॉडी की, वहां पर रेगुलर उद्वर्तन है उबटन लगाएं, 10-20 मिनट छोड़ दें और उसके बाद उसको धो लें। और पंचकर्म की बात करें तो इस मौसम में कफ को दूर करने के लिए या कफ को शरीर से कम करने के लिए वमन का विधान बतलाया जाता है। वमन यानी कि कुछ जल इत्यादि या कुछ इस तरह के द्रव्य पिला करके हम वापस उसे उल्टी यानी कि बाहर निकाल देते हैं, तो उसे वमन कहा जाता है। लेकिन ये विधि पूर्वक होना चाहिए। एक बार सिर्फ पानी पी के उल्टी कर देना वमन नहीं कहलाता है। अक्सर जो दिखलाया जाता है विधि पूर्वक दोष अनुसार, समस्या अनुसार वमन अलग अलग जल इत्यादि से करवाया जाता है। तो आप अच्छे किसी भी पंचक्रम सेंटर में जाकर के वमन इत्यादि के बारे में उनसे पूछ करके ये चीज कर सकते हैं। तो इस तरह से वर्जित इत्यादि आहार में जो मीठा, खट्टा, नमक, गुरु और स्निग्ध आहार थे, खास करके दही विशेष करके इस मौसम में सेवन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में शरीर में कफ को बढ़ा देती है और विकृति ला देती है, जिससे चर्म रोग इत्यादि, अग्निमंद की समस्या या बहुत सी प्रॉब्लम हमें हो जाती है। इस मौसम में विशेषकर दिन का शयन वर्जित किया गया है, क्योंकि सोने से या स्थिर रहने से हमारे शरीर में कफ बहुत अधिक बढ़ता है, क्योंकि कफ का गुण ऑटोमेटिक स्थिर रहना है या शांत रहना है। आप जितना शांत रहेंगे या पड़े रहेंगे तो शरीर में कफ और अधिक बढ़ जाएगा। तो इसलिए दिन का सेवन विशेष करके यहाँ पर निषेध किया गया है, और दिन में आप ज्यादा जितना सोएंगे उतना ही आपकी अग्नि मंद होगी और उतना ही आपके शरीर में आलस, तंद्रा, ये सब चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। तो दिन में सोने से इसलिए आपको बचना चाहिए, जिसके लिए आपको व्यायाम इत्यादि करना चाहिए। हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपको नींद इतनी ही आएगी इस मौसम में दिन में कि आपको सोना ही पड़ेगा। सुबह शाम आप एक्सरसाइज कीजिए, शरीर को फिट रखिए, तो कम से कम आपको नींद आएगी। हो सके तो 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट सो लिए, उससे ज्यादा सोने का ध्यान ना रखें, नहीं तो शरीर में कफ की विकृति हो जाएगी। और विशेषकर जिनके शरीर में बहुत अधिक कफ बढ़ गया है तो उनके लिए महर्षि चरक थोड़ा मैथुन का विधान बताते हैं, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटीज जो होती हैं, जिससे थोड़ा शरीर में कफ कम हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे ये दोष को बैलेंस करने के लिए है, आप इससे उत्तेजना में ना चले जाएं, और जिसके शरीर में पहले से ही कफ कम है वो इस एक्टिविटी को ना फॉलो करने लग जाए, उसकी स्ट्रेंथ में बहुत ही गिरावट आ जाएगी और बहुत सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह से वसंत ऋतु में अगर हम ये ऋतुचर्या फॉलो करते हैं, खान पान डाइट के साथ ये एक्टिविटीज, तो हमारे शरीर में कफ बैलेंस रहता है और हमें कफ के होने वाले जो रोग हैं वो हमें नहीं होते हैं। तो आगे मिलेंगे आयुर्वेद की और भी इंफॉर्मेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, सादर प्रणाम।